चलिए सीधे चलेंगे गोरखपुर, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष के सफलतापूर्वक कार्यकाल को और उस आयोजन को अपनी आंखों से देखा है। हम आजादी का अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य महोत्सव में एक बात कही थी, और कही थी पंच प्रण की। आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर हमने राह सही चुनी है, याद रखना हर राह मंजिल तक पहुंचाती है, बस राह चुनने की आवश्यकता है। और वही राह है जो हमें पंच प्रण के साथ जोड़ रही है। जो पंच प्रण है, यही वह राह है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाएगी, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए। जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, महंत दिग्विजयनाथ जी की बात करते हैं, महंत अवेद्यनाथ जी की बात करते हैं, भारत की ऋषि परंपरा, भारत के उन महापुरुषों की बात करते हैं जिनकी प्रेरणा हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो उसके पीछे एक ही ध्येय होता है। इन सभी महापुरुषों का, भारत के संतों ऋषि मुनियों का एक ही ध्येय था, और वह ध्येय था किड़वंतो विश्वार्यम का। वह ध्येय एक ही था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। वह ध्येय एक ही था, और वह ध्येय था तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और वही लक्ष्य को लेकर के जब राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हर व्यक्ति काम करे, कोई कारण नहीं। प्रधानमंत्री जी ने 25 वर्ष का कार्यकाल एक तय किया है। अगर 142 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो जाए, तो उससे पहले ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो सकता है। 142 करोड़ की आबादी के इस लक्ष्य के साथ हम सबको भी जुड़ना है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के एक एक शिक्षक को, एक एक संस्थान को, एक एक अभिभावक को, एक एक छात्र छात्रा को ये पंच प्रण क्या है जो हमें राह दिखाते हैं इस मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम सबका ध्येय बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत की राह दिखाएगा। गुलामी के अंशों को हम सर्वथा समाप्त करें, लेकिन अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करें। अपने पूर्वजों की ख्याति पर गौरव की अनुभूति करें। लोक परंपरा, लोक गाथा, अपने महापुरुषों को, देवी देवताओं को, लोक कथाओं को, उन्हें आगे बढ़ाएं। उनके साथ उनकी मान्यता को हर स्तर पर प्रोत्साहित करें। और चौथा कर्तव्य है एकता और एकात्मता का। फूट डालने के प्रयास होंगे, कोई जाति के नाम पर बांटेगा, कोई क्षेत्र के नाम पे बांटेगा, कोई भाषा के नाम पे बांटेगा। ये बांटने वाले तत्व तो वही हैं जो नहीं चाहते कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। वे बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमें जोड़ने का कार्य करना है। जाति के नाम पे नहीं बंटना है। छुआछूत अस्पृश्यता के नाम पर समाज में विखंडन की खाई को नहीं चौड़े होने देना है। क्षेत्र और भाषा के नाम पर भारत को किसी विभाजन की ओर अग्रसर नहीं होने देना है। हमारा कार्य है 142 करोड़ भारत को एकजुट होने के लिए हम सब भी अपने स्तर पर प्रयास करें। एक और एकात्मता हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, और अंत में एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मेरी जिम्मेदारी एक छात्र के रूप में मैं अपनी कर्तव्यों का पालन करूंगा। एक अभिभावक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। एक शिक्षक के रूप में अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। एक संस्था अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर हर व्यक्ति
अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना प्रारंभ कर देगा। कोई कारण नहीं कि पंचप्रण भारत को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करेंगे। और आज हम सब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होंगे। आज का यह कार्यक्रम शोभा यात्रा से प्रारंभ होता है। शोभा यात्रा आपके अनुशासन को प्रदर्शित करता है, आत्मानुशासन का भाव आपके अंदर पैदा करता है, लेकिन साथ साथ आपकी रचनात्मकता का भी एक लघु झलक इस शोभा यात्रा के माध्यम से देखने को मिलती है। क्या आपने कोई नया थीम दिया है या नहीं दिया है? और फिर कल से लेकर के 9 दिसंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताओं का, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद यहां पे प्रोत्साहित करती है। तो शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, सीधे लेकर चलते हैं आपको संसद के सत्र में। प्रश्नकाल। सर, ये प्ले कार्ड पहन के सर, ये जो श्री डैनिश अली जी आया है प्ले कार्ड के साथ, एक गलत है सर। प्लीज एक प्ले कार्ड तुरंत निकाल ले, एक हटा दे, नहीं तो उनका एक मिनट मान्य माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि संसद के भवन के अंदर प्ले कार्ड लेकर आना हमारे नियमों के खिलाफ है। मैं फिर नियमों के तहत जो संसद में नियम बनाए उनके तहत आपको आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, सदन से बाहर चले जाएं। और सदन से ये अपेक्षा करता हूं, मैं सदन से अपेक्षा करता हूं कि हम नए सत्र में शुरुआत कर रहे हैं, नए अनुभव से शुरुआत करें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप सदन से बाहर चले जाएं। मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं आपको, और सभी सदस्यों से भी आग्रह करना चाहता हूं, इधर से भी और उधर से भी, कि प्लीज नो, सदन में प्ले कार्ड नहीं चलेगा। आप अगर सदन चलाना नहीं चाहते तो सदन नहीं चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस नए भवन के अंदर प्ले कार्ड नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो बता दें कि संसद की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज से ही कार्यवाही शुरू हुई है। हंगामा जमकर हो रहा है। एक बार फिर से कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो चुकी है। तो संसद की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। 12 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ है और इसमें 22 दिसंबर तक चलेगा ये शीतकालीन सत्र। 12 बजे तक के लिए ये कार्यवाही स्थगित हो चुकी है।
तो लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हंगामे की भीड़ चढ़ती हुई इस बार भी संसद का सत्र नजर आ रहा है। शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है, आज से ही आगाज हुआ है। और बता दें कि संसद की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी, विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में कांग्रेस की हार हुई है, जिसके बाद अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी, हमारे कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान में हर राज्य में होती है और मान वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजा आए हैं वो चौंकाने वाले। क्या मानते हैं ऐसे नतीजों पर? परंतु क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद थी उसके विपरीत नतीजे आए, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए, इसलिए जब 3 राज्यों में से परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा उसमें अभी तो आज तो नतीजा आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिए, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करें क्या कारण रहे। ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहां भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरा तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी इनकम थी तो नो ऑप्शन, इस तरह हालात बन गए थे। इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। भाई मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं। सर मेरा एक सर अपना रोल क्या देखते हैं? अपना रोल क्या देखते हैं? देखिए मैं तो जनसेवक हूँ, मैंने कहा अंतिम सांस तक मैं प्रदेश वाले की सेवा करूँ। सर मेरा एक सवाल है, चाहे भले मैं उसमें कोई पद पे रहूँ या नहीं रहूँ, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा। आप लोगों के बीच में रहूंगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश वासियों के बीच में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सर ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए इन बातों में फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी, सबने हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर और कानून कैसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी, नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने हम उसको देखेंगे क्या कर रहे होंगे, आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं में कहना चाहूंगा, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं, उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर, उनका टारगेट था क्योंकि सजा गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सजा गिराने का काम कर रहे थे, हाउस राइडिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी, हो सकता है कि जनता बात समझ। चलिए सीधे चलेंगे राज्यसभा, जहां की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। और बेमौसम बरसात से फसलों के नुकसान के संदर्भ में बोलने का अवसर दिया। उपसभापति जी, महाराष्ट्र में प्रारंभिक नुकसान अनुमान के मुताबिक हाल की बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य भर में फसल की क्षति 1.3 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने 3,93,325 हेक्टेयर भूमि पर
फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ इनमें से ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नासिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, बुल्डाना, अकोला, वाशिम, यवतमाल और गढ़चिरौली के करीबन 96 तालुकाओं में बहुत बड़े पैमाने पे फसलों की हानि हुई है। प्रभावित फसलों में अंगूर, धान, केला, प्याज, सोयाबीन, कपास और गन्ना शामिल है। मैं महाराष्ट्र की सरकार की ओर से केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आएगा, 33% से अधिक क्षति पर जो मुआवजा तय किया गया है, उन किसानों को, क्षतिग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद की जाए। धन्यवाद सर। श्री जगेश Thank you, sir. I'll speak in my language. ಪ್ರಿಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ. ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಎನ್ಸಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡದ ಜನರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರ ಮುಂಭಾಗದ ಮೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की जीत पर पार्टी के बड़े चेहरों ने बधाई दी है, सुनिए। देखिए, ये बात तो स्पष्ट है, पिछले 9.5 साल पहले परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जो गारंटी दी थी विकास की, ये विकास संभव किया और हर जनता को आज इस विकास की कार्यक्रम से लाभ मिला है, सामाजिक सुरक्षा मिला है, उनके अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक सुनहरा मौका मिला है। सब जनता को आज इज्जत से जीने का एक माहौल बनाया है। इसके लिए मोदी जी का ऊपर लोगों का भरोसा है और इसलिए आपने जो नतीजा का आज जो सभी उभर के आए हैं, ये हकीकत है। जनता ने आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने हमेशा साथ देने का निर्णय की है। ये जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जनता की जीत है। ये जीत विकास की राजनीति की जीत है। ये जीत ये तीनों राज्यों के गरीबों की जीत है। ये जीत ये तीनों राज्यों के पिछड़े बिछड़े महिला, युवा सभी की जीत है। तो मतलब जो 5 राज्यों के चुनाव थे, ये मतलब लोकसभा की रिहर्सल थी और इसमें क्या रिजल्ट आता है इस पर पूरे देश का लक्ष्य था। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व पूरे देश भर ने स्वीकारा है, दुनिया ने तो स्वीकारा ही है। लेकिन जिस तरह देश का विकास हो रहा है, जिस तरह देश अपना इकोनॉमी में 10 नंबर पर था, वो 3 नंबर पर आया है। अमेरिका नंबर 1 और चाइना नंबर 2 पर है। आज इंडिया, भारत नंबर 3 पर है और रोड के काम है, बाकी के भी अनेक समस्या थी वो हल करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये मैंने कहा था और वो आज दिख रहा है। और जो सारे एग्जिट पोल्स है वो सब फेल हो गए, कांग्रेस के दावे खोखले हो गए, ये स्पष्ट दिख रहा है। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जो आतंक के साये में जनता जी रही थी, जो भय के साये में जनता जी रही थी और जो शराब की नदियां, भ्रष्टाचार का पूरा आलम इस छत्तीसगढ़ में था, वो जनता के मन में आक्रोश था और वो दिखा है। मोदी नाम केवलम, मोदी नाम केवलम। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नाम और काम घर घर तक पहुंचा है और गरीबों के घरों में खुशियां पहुंच रही है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है, यह नारा कोई झूठा नहीं था। इस नारे पर लोगों ने विश्वास किया। मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा घर घर, गांव गांव, जन जन, शहर शहर तक पहुंच रही है और इससे देश में गरीबी मिट रही है। वंचितों को भी लगा है कि हमको भी जीने का अधिकार मिला है और हमको भी खुशियां प्राप्त करने का हक है, जो खुशियां मोदी जी दे रहे हैं। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो मां सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। देखिए, स्पष्ट तौर पर यह नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है और मोदी गारंटी ने इस पूरे देश का दिल जीतने का काम किया है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ये झांकी है, अब बिहार बाकी है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।